नमस्कार, मैं टिम्पल गुप्ता, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खब्बे राजपुता, NSQF, ब्यूटी एंड वेलनेस की वोकेशनल ट्रेनर। Today, my topic is beauty and wellness industry and beauty therapy. इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम सब जानते हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस क्या है उसके बारे में और ब्यूटी थेरेपिस्ट की इंडिया में क्या रोल है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन इज द फर्स्ट थिंग। बाहरी अपीयरेंस जो एक इंसान की है वो पहली चीज है दैट कैचेज द आई ऑफ अदर, जो कैच करती है आई ऑफ अदर, दूसरों की आई से। देयर फॉर बींग प्रेजेंटेबल एट ऑल द टाइम इज ऑफ कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंस। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है। Here comes the role of beauty therapist. अभी हम चलते हैं ब्यूटी थेरेपिस्ट के रोल के बारे में जानकारी प्राप्त करने। Who carries out various beauty treatment on a person? जो ब्यूटी ट्रीटमेंट करता है एक पर्सन पे क्या करने के लिए? टू इम्प्रूव द ओवरऑल अपीयरेंस, उसकी ओवरऑल अपीयरेंस दिखता कैसा है वो ओवरऑल पूरे तरीके से अपीयरेंस जो उसकी इम्प्रूव करने के लिए। विच इंक्लूड्स, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ड्रेसिंग अप अप्रोप्रिएटली, पुटिंग द राइट मेकअप, एक बिल्कुल सही मेकअप, स्किन केयर, अपनी स्किन की केयर कैसे करनी है, एंड हेयर स्टाइल, अपने हेयर को कैसे स्टाइल में रखना है, हेयर्स के स्टाइल्स। बिसाइड द थेरेपिस्ट गिव्स वेलनेस ट्रीटमेंट, इसके अलावा एक थेरेपिस्ट देता है वेलनेस की ट्रीटमेंट भी, इंक्लूडिंग जिसमें मैनीकेयर और पेडिकेयर भी इंक्लूड होते हैं। विच इन्वॉल्व मसाज, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? मसाज फॉलोड बाय आफ्टर केयर एडवाइस टू क्लाइंट, जो आफ्टर केयर एडवाइस टू क्लाइंट्स की एडवाइस के बाद की जाती है। समटाइम्स, कई बार, दे आर ऑल्सो सजेस्टेड अ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, कई बार वो हमें क्या कहते हैं, सुजेस्ट करते हैं ब्यूटी थेरेपिस्ट जो हैं और असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, बैलेंस डाइट लेने के लिए और न्यूट्रिशन लेने के लिए। एंड अ डेली एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज कीजिए। रेजिमेंट टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एक लाइफस्टाइल को हेल्दी रखने के लिए हमें ये सारी चीजें की इम्प्रूवमेंट करनी होती है। इन दिस यूनिट, इस यूनिट में यू विल लर्न अबाउट द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री। हम क्या पढ़ेंगे? ब्यूटी एंड वेलनेस के बेसिक एस्पेक्ट्स, करियर अपॉर्चुनिटीज इन द सेक्टर, वेरियस ब्यूटी थेरेपी सर्विसेज, प्रिपेयरिंग मेंटेनिंग द वर्क एरिया, कैसे हमने ब्यूटी थेरेपिस्ट की सर्विसेज देनी है, हमने कैसे अपने आसपास का एरिया मेंटेन रखना है, एंड हेल्दी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड टू बी फॉलोड एट द वर्क प्लेस, एक वर्क प्लेस काम करने की जगह पे हम हेल्दी और सेफ्टी स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे में। ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडिया में ब्यूटी एंड वेलनेस की इंडस्ट्रीज, the beauty and wellness sector is growing at a fast pace and is an important industry in India. ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर जो है बहुत फास्ट, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इंडिया में। इट कंट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रेजुअली बिकमिंग अ लीडिंग एम्प्लॉयर, ये एक इकोनॉमी के ग्रोथ को भी बहुत इम्प्रूव कर रहा है और ये एक लीडिंग एम्प्लॉयर को भी हमारे सामने पेश कर रहा है। क्रिएटिंग मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे लोगों को ये रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। The reason for this exponential growth is the rising consumerism, globalism and changing lifestyle of Indian consumer. लोगों के लाइफस्टाइल को बदलता है, लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि उनका लाइफस्टाइल बदले। Sorry. The rapid growth of the beauty and wellness industry, along with the entry of many small and large companies, जो ब्यूटी एंड वेलनेस की इंडस्ट्री है वो कैसे बढ़ रही है, छोटी और बड़ी कंपनीज जो है वो उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। लीड टू ह्यूज डिमांड फॉर ट्रेंड पर्सनल और ब्यूटी थेरेपिस्ट, उनको बहुत ही ट्रेंड पर्सनल ब्यूटी थेरेपिस्ट चाहिए होती हैं। थ्रू द ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री इज न्यू इन इंडिया,
भले ही ब्यूटी और वेलनेस एक इंडिया में नहीं है, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट, ये बहुत ज़्यादा अवेयर करती है लोगों में हेल्थ और अबाउट हेल्थ एंड वेलबींग, द हेल्थ को इम्प्रूव करने में लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा करती है। द इंडस्ट्री इज बूमिंग एंड इज मेनली ड्यू टू ग्रोइंग डिजायर अमंग बोथ मैन एंड वुमेन। ये नहीं ये सिर्फ औरतों में ही दिलचस्पी पैदा करती है, ये फीमेल और मेल दोनों में एक स्टाइलिश लुक पैदा करती है। फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, ताकि वो अपने आप को गुड फील कर सकें। कस्टमर विजिट अ सैलून टू अवेल ब्यूटी ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपीज, जो एक कस्टमर है वो ब्यूटी सैलून में आता है ट्रीटमेंट्स लेने और थेरेपीज करवाने। देयरफॉर अ ब्यूटी सैलून हैज टू प्रोवाइड अ सैटिस्फाइड एक्सपीरियंस टू हिज कस्टमर्स। इसी कारण जो ब्यूटी सैलून्स है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस टू इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर्स को। जैसे कि आप सामने पिक्चर्स में देख रहे हैं। नेक्स्ट is major sub segments in the beauty and wellness sector। मेजर सब सेगमेंट्स कौन से हैं ब्यूटी एंड वेलनेस के सेक्टर में? ब्यूटी सेंटर और सैलून्स क्या होने चाहिए? ब्यूटी सेंटर और सैलून्स होने चाहिए, हेयर सैलून्स होने चाहिए, प्रोडक्ट एंड काउंटर सेल, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, उसकी काउंटर सेल होनी चाहिए, फिटनेस एंड स्लिमिंग, फिटनेस और स्लिमिंग का वहाँ पे प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए, रिजुवेनेशन सेंटर्स होने चाहिए, अल्टरनेटिव थेरेपी सेंटर, एक जगह पे अगर थेरेपी नहीं होती तो उसके साथ उसको अल्टरनेटिव थेरेपी सेंटर बनाने चाहिए, यूनिसेक्स सैलून और इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड्स। ये इसके क्या हो गए ब्यूटी एंड वेलनेस के मेजर सेगमेंट्स। करियर पाथ फॉर ब्यूटी थेरेपिस्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट के लिए करियर पाथ कौन सा है? मोस्ट ब्यूटी थेरेपिस्ट स्टार्ट देयर करियर इन ब्यूटी सेंटर्स एंड हेयर सैलून्स। ज़्यादातर जो ब्यूटी थेरेपिस्ट है वो अपना करियर स्टार्ट करते हैं ब्यूटी सेंटर्स में और हेयर सैलून्स में। हाउएवर एनी टाइम ड्यूरिंग देयर करियर दे कैन शिफ्ट टू अदर सब सेगमेंट्स। अपने करियर के दौरान ही वो दूसरे सब सेगमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं या चले जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम अर्बन एरियाज एंड मेट्रो सिटीज, अर्बन एरिया और मेट्रो सिटीज की जगह राइजिंग अवेयरनेस, जो अवेयरनेस है ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस इज कॉजिंग द एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री इन द अदर एरियाज, दूसरे एरियाज में ज़्यादा है। इनका रोल क्या क्या है आप देख सकते हैं। करियर क्या है हमारा, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके अंदर ब्यूटी एंड वेलनेस क्वालिटी एश्योरर, मास्टर ट्रेनर बन सकते हैं, सेंटर हेड सैलून, स्किन केयर सर्विसेज, जिसको स्किन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो ज़्यादा ट्रेंड है वो इंटरनल एवेल्युएटर बन सकता है, एस्थेटिशियंस, ब्यूटी मैनेजर, ब्यूटी एडवाइजर, ब्यूटी थेरेपिस्ट, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, मैनिक्योरिस्ट और पेडिक्योरिस्ट। जिसने जिसने भी ये कोर्स करा होगा उसके लिए इतने जॉब रोल हैं जो वो कर सकता है। उसका कैरियर आप देख सकते हैं कितना एक्सपैंड है। ब्यूटी एंड वेलनेस क्वालिटी एश्योरर, सेंटर हेड सैलून, मास्टर ट्रेनर, मेकअप सर्विसेज, मेकअप ट्रेनर, सीनियर ब्यूटी थेरेपिस्ट, थिएटर मीडियन एंड स्पेशल इफेक्ट एटसेट्रा। ओके, एंड एज यू नो उनका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। नेक्स्ट हम करते हैं मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। हमें कैसे रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स की मेंटेनेंस करनी चाहिए? फिलिंग ऑफ रिपोर्ट अल्फाबेटिकली, न्यूमेरिकली और ज्योग्राफिकली। जैसे भी अपना रिकॉर्ड है हमें अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली बड़े तरीके से रखना चाहिए। गाइडलाइंस क्या है उसकी? क्लियर, अप्रोप्रिएट एंड रीडेबल। एक जो हमारा रिकॉर्ड है साफ होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए कि हम अच्छे तरीके से पढ़ सकें। रियल ऑन बेस्ड ऑन फैक्ट, ये नहीं झूठ मूठ उसमें सारी रिपोर्ट्स हम डाल दें, नो, रियल होना चाहिए और फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए। एब्रीवेशन एंड शॉर्ट फॉर्म शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड। एब्रीवेशन यूज करो, शॉर्ट फॉर्म स्टैंडर्ड के हिसाब से यूज करो। सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट एंड क्लियर। सेंटेंसेस जो हैं वो छोटे होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। सिग्नेचर ऑफ पर्सन फील्ड रिकॉर्ड,
जो भी आप काम करते हैं या जो भी रिकॉर्ड बनाते हैं उसके एंड पे आप उस पर्सन के सिग्नेचर जरूर ले लें। जैसे मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड कार्ड्स की मेंटेनेंस होनी चाहिए। रिकॉर्ड कार्ड इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रिकॉर्ड कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं, जैसे प्रीवियस ट्रीटमेंट टेकन बाय अ क्लाइंट, आपने पहले ट्रीटमेंट कब कराई थी, ट्रीटमेंट द क्लाइंट हैज बीन बुक फॉर, आपकी ट्रीटमेंट बुक कब हुई थी। हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट अबाउट द प्रोडक्ट्स टू बी, जो आप प्रोडक्ट्स यूज कर रही हो वो उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या वो आपको सूट कर रही है या नहीं कर रही है, उसका आपको क्या बेनिफिट हुआ है। यूज्ड स्किन टाइप एंड इफ द पर्सन इज एलर्जिक टू एनी प्रोडक्ट, आपने कितनी यूज की, कब यूज की, स्किन आपकी टाइप कैसी है, जैसे स्किन आपकी ड्राई है, मिक्स्ड है, जो भी है, पर्सन को कोई एलर्जी है उस प्रोडक्ट से, तो आपको पता होना चाहिए। आप फाइल देखोगे आपको पता लग जाएगा इनको इस चीज से एलर्जी है, नेक्स्ट आप वो चीज उसको यूज नहीं करोगे। एसेंशियल्स ऑफ द वर्क एरिया, वर्क एरिया के एसेंशियल्स जरूरी चीजें क्या क्या होनी चाहिए। यूजली अ वर्क एरिया इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज, सो इट मस्ट हैव द फॉलोइंग, जैसे क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड एनवायरनमेंट होना चाहिए, उस पर कोई इन्फेक्टेड नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ साफ सुथरा होना चाहिए। क्लीन ट्रीटमेंट कच ऑन एयर टॉवल्स एंड एप्रन, आपके पास एयर टॉवल्स एप्रन होने चाहिए। एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड हाइट्स, वेंटिलेशन का प्रॉपर प्रबंध होना चाहिए। टेम्परेचर कंट्रोलर्स होने चाहिए। स्पेस होने लो मूवमेंट, स्पेस जैसे आप मूवमेंट कोई करते हो तो इतनी स्पेस होनी चाहिए, ये नहीं आप उनके बीच बीच में बजते फिरो, ये चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। सॉरी। Adequate ventilation and heights, temperature controller, space on allow movement, space for keeping the belonging of clients, a quiet atmosphere and soft and soothing music। आप चाहें तो वहाँ पे एक सूदिंग सा म्यूजिक लगा सकते हैं और एक सॉफ्ट सा एटमोसफेयर पैदा कर सकते हैं। Being played in the background as it helps in relaxation, पीछे है जो आपके ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए जो आपको रिलैक्सेशन दे आपके कस्टमर को। टूल्स एंड प्रोडक्ट नीडेड फॉर अ प्रोसीजर, जो आपको टूल्स और प्रोडक्ट चाहिए वो आपके पास होने चाहिए। इट अरेंज्ड इन ट्रॉली, एक ट्रॉली आपके पास होनी चाहिए और उसमें सब रीअरेंज्ड होना चाहिए सब कुछ। पेन एंड रिकॉर्ड कार्ड ऑफ क्लाइंट्स, पेन होना चाहिए, क्लाइंट का रिकॉर्ड कार्ड होना चाहिए, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि रिकॉर्ड कार्ड में आपको एलर्जी वगैरह के बारे में पता लग जाएगा। एडिक्वेट कॉटन एंड टिश्यूज, आपके पास जरूरत के मुताबिक कॉटन और टिश्यूज होने चाहिए। Sterilization and disinfectant method, cleaning, sterilization and disinfections of tools and equipment are ways to prevent contamination and infections addiction to these। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट, पहले इधर आप देखिए स्टरलाइजर और इन डिसइंफेक्शन में डिफरेंस क्या है। मेथड यूज्ड कैन किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्पोर्स, जो स्टरलाइजेशन है उससे हम क्या करते हैं सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल किल कर देते हैं। और डिसइंफेक्टेंट से क्या होता है, मेथड यूज कैन किल मोस्ट ऑफ, कुछ कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मरते हैं जैसे हम डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, सारे नहीं। अब बेटर मेथड, जो स्टरलाइजेशन है वो बेटर मेथड है, जो डिसइंफेक्टेंट है उस वो इतना गुड नहीं है। एग्जाम्पल जैसे ऑटोक्लेव, आप देखते हो ना ऑटोक्लेव होता है हॉस्पिटल्स में होता है। एल्डिहाइड्स और एथिलीन ऑक्साइड जो है वो है स्टरलाइजेशन के मेथड। और डिटोल अल्कोहल बॉइलिंग पास्चराइजेशन है डिसइंफेक्टेंट, ये कुछ समय के लिए आपके जो डिसइंफेक्टेंट है उनको दूर करता है। स्टरलाइजेशन इज अ मेथड ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ स्टीम, स्टीम से आप उसको खत्म कर सकते हो। इट डन बाय यूजिंग ऑटोक्लेव कर सकते हो। ओनली टूल्स मेड अप ऑफ मेटल लाइक सीजर ट्वीजर, जो ऑटोक्लेविंग है उससे सिर्फ आप मेटल्स की चीजें डाल के कर सकते हो स्टरलाइज। लाइक स्टरलाइजेशन सैनिटाइजेशन आल्सो डिस्ट्रॉय जर्म्स कंप्लीटली। क्लियर, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट दोनों चीजों को प्रॉपर तरीके से करना है। नेक्स्ट, पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड बिहेवियर। एक पर्सनल प्रेजेंटेशन और बिहेवियर कैसा होना चाहिए। The way of person present oneself impact one's professional life to a great extent। एक इंसान जिसकी एक
प्रोफेशनल तौर पे वो एक किसी के सामने पेश होता है तो उसका रवैया बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं किसी को आप गुस्से से या बड़े खिंच खिंच के पढ़ो, आपको बड़े तरीके से किसी से बात करनी चाहिए। Personal presentation and behavior. The way a person presents oneself impact one's professional life to a great extent. The way the person looks, speaks, acts, or greets the clients, everything need to be appropriate at all times. इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो पर्सन अपने आप को प्रेजेंट करता है सबसे पहले प्रोफेशनल लाइफ में, वो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन जैसे आपने सुना है इज द लास्ट इम्प्रेशन। द वे द पर्सन लुक स्पीक्स एंड एक्ट, वो कैसे बोलता है, कैसे बात करता है, कैसे एक्ट करता है, सब एवरीथिंग नीड्स टू बी एप्रोप्रिएट एट ऑल टाइम्स। हर समय ये चीजें बहुत मायने रखेंगी। नेक्स्ट इज डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। हमें जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट डिस्पोजेबल है, वो कैसे रखना है। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ फॉर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, लाइक बहुत सारे मेथड्स हैं डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, लैंडफिल, डंपिंग ऑफ वेस्ट, कंपोजिटिंग ऑफ वेस्ट, ड्रेनेज। हमने जैसे पेपर के लिए अलग, ग्लास के लिए अलग, प्लास्टिक चीज़ों के लिए अलग, मेटल के लिए अलग, जो हमारे ग्लव्स होते हैं उसके लिए अलग से, हर चीज़ के लिए अलग डस्टबिन लगाइए, छोटे डस्टबिन, बड़े डस्टबिन। मतलब आपको कैसे किसी चीज़ को, वेस्टेज को कैसे मेंटेन करना, ये भी आपके हाथ में है। स्टोरेज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स ऑफ टूल्स है उसकी स्टोरेज कैसे होनी चाहिए। जैसे जी आप देख रहे हो ट्रॉली, जैसे उसकी पिक लगाई हुई है सामने, ट्रॉली हो, वो ड्रॉर हो, कुछ भी हो, उसको एक तरीके से डब्बों में मेंटेन करके कैसे रखना है ये आप पे डिपेंड है। क्लीन, डिसइंफेक्टेंट, स्टरलाइज द टूल एंड इक्विपमेंट आफ्टर यूज। हर टूल को, हर चीज को डिसइंफेक्टेंट क्लीन कर कीजिए यूज करने के बाद। इन योर सेफ स्टोरेज ऑफ शार्प टूल्स टू बी अवॉइड इंजरीज। जो शार्प टूल्स है उनको अलग रखें ताकि जैसे आप हाथ किसी चीज में लगाते हैं तो आपके हाथ पे कट आ जाए या ऐसी चीज ना हो। हर चीज के लिए एक अलग से कैबिन बनाएं। बी केयरफुल विद इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। जो इलेक्ट्रिकल थिंग्स है, एप्लियंसेस है इलेक्ट्रिकल, उनको अलग से रखें। डू नॉट लीव द वायर्स ऑफ अदर पार्ट्स ट्रेलिंग ऑन द फ्लोर। जैसे एक ही आपने वायर लगाई है दूसरे के नीचे है, ऐसे मत कीजिए। वायर्स को आप तरीके से फोल्ड करके रखे। टर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज। अगर आपने ड्रायर यूज किया है, स्ट्रेटनर यूज किया है, गैल्वेनिक मशीन, आपके पास बहुत सारी मशीन्स होंगी, मसाजर, समथिंग, एवरीथिंग, कुछ भी आपने यूज करा तो आपने इसको टर्न ऑफ करके प्लग निकाल के रखना है ताकि गलती से भी कोई चीज हो ना रह जाए, जहाँ आपका हाथ लग जाए, आपका हाथ जल जाए, ऐसी चीजों का आपको बहुत तरीके से ध्यान रखना होगा। A saloon compliance requirement, rules, standard, governments, regulations, transparency, policies, and law. Saloons need to be registered and must have a license to operate. कोई भी चीज आप लेते हैं, ऑपरेट करते हैं, जब आपने सैलून को ऑपरेट करना है तो आपका सैलून रजिस्टर्ड होना चाहिए। इट मस्ट डिस्प्ले इन बिजनेस परमिट, आपको परमिट मिला होना चाहिए। इट नीड टू मेंटेन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एंड क्लीन वॉशरूम्स होने चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए। इट हैव सेपरेट बिन्स लाइनिंग टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ, हर तरह के वेस्ट के लिए अलग अलग चीज होनी चाहिए। सैलून मस्ट कंटेन अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट एंड sanitizers and these needs to be stored safely in their actual container. सिंगल यूज और डिस्पोजेबल आइटम मस्ट बी डिस्कार्डेड आफ्टर एवरी ट्रीटमेंट। के बाद जो डिस्पोजेबल आइटम है आपने इसको कैसे फेंकना है, कहाँ रखना है। रीयूजेबल टूल्स जो हम दोबारा से यूज कर लेंगे उसको स्टरलाइज कीजिए। फ्लोर आपका क्लीन होना चाहिए। हर ब्यूटी प्रोडक्ट जो है लेबल्ड में रखे होने चाहिए तरीके से। पर्सनल वर्कन इन द सैलून मस्ट वेयर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको बोलते हैं पीपीई किट, वो आपके पहनी होनी चाहिए। जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो आपको मास्क एंड सैनिटाइजेशन एंड हर चीज़ का ध्यान और ज़्यादा रखना चाहिए। A full list of employees is mandatory to be maintained and their police verification must be carried out before they hired. आपने अगर किसी को हायर किया तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट।
9th का बच्चा जो है, 9th और 10th का बच्चा जो वो असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट का रोल अदा करेगा, एंड +1 और 2 का बच्चा जो है वो ब्यूटी थेरेपिस्ट का रोल होगा। ऐसे ही इन्होंने बोला है असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। सुजेस्ट सुइटेबल सर्विसेज प्लान टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, आस्क रेलेवेंट क्वेश्चन टू द क्लाइंट, क्वेश्चन रेलेवेंट क्वेश्चन पूछिए, जैसे आपको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, उनको इन्फॉर्म कीजिए। अगर आपको इमरजेंसी प्रोसीजर इफ रिक्वायर्ड तो उनको इन्फॉर्म कीजिए। प्रिपेयर टाइम इट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोसीजर एंड इन्फॉर्म द कस्टमर ऑफ द सेम। पेरियोडिकली इन्फॉर्म वेटिंग कस्टमर, जिनको वेटिंग में करना उनको टाइम अलग से दीजिए, ये नहीं एक टाइम पे 10 कस्टमर बुला रहे आपसे हो पाए ना। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर अ ट्रीटमेंट, प्रोवाइड द पर्सन विद सुइटेबल प्रोटेक्टिव अपैरल, ऑर्गेनाइज द प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट एंड टूल्स, हर प्रोडक्ट्स को इक्विपमेंट टूल को ऑर्गेनाइज कीजिए तरीके से रिलेटेड सर्विस और ट्रीटमेंट। सैनिटाइज हैंड को सैनिटाइज कीजिए। पोजीशन वन सेल्फ एंड क्लाइंट टू इंजॉय प्राइवेसी एंड कंफर्ट थ्रू द प्रोसीजर, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका कंफर्ट देखिए कैसे, उस हिसाब से उनको बैठाइए। सिलेक्ट एंड अप्लाई प्रोडक्ट्स टू सूट द क्लाइंट, वही प्रोडक्ट अप्लाई करें जो उनको सूट करता है। फायर की सेफ्टी, जैसे आपको पता है फायर हमारे वैसे प्रोडक्ट्स जो सैलून्स के हैं वो इलेक्ट्रिकल्स होते हैं, फायर आग लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है, इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। इन अ सैलून देयर आर वेरियस आइटम दैट कैन लीड टू अ फायर, बहुत सारी आइटम ऐसी होती है जो फायर से रिलेटेड होती है। वाइट सर्ट मिसचैप मड, वन मस्ट बी अवेयर ऑफ फ्लेमेबल आइटम्स बीइंग यूजिंग इन सैलून, हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सम ऑफ द आइटम दैट में लीड टू फायर, कौन कौन सी आइटम, जैसे कॉम्बस्टिबल ऑयल्स है, फ्लेमेबल लिक्विड और गैसेस है, फ्यूल फायर्ड इक्विपमेंट है, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स है, इन चीज़ों को हमने बहुत ही तरीके से यूज़ करना है, और जो चीज़ें अवॉइड होती हैं उनको अवॉइड करें, और इन चीज़ों के लिए एक अलग से कैबिन बनाएं। टाइप्स ऑफ फायर, फायर्स के टाइप्स होते कैसे कैसे, जैसे हम कैसे उनको कवर कर सकते थे, जो ड्राई पाउडर हमारे पास होना चाहिए, फायर होस रील होनी चाहिए, फोम स्प्रे होना चाहिए, वाटर, CO2। जैसे क्लास है, इट इज ऑल फायर्स आर नॉट द सेम, हर तरह के फायर एक जैसे नहीं होते। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर ABCD एंड K इज बेस्ड ऑन फ्यूल्स और ट्रिगर, जैसे क्लास A में ट्रिग बाय ऑर्डिनरी कंबस्टिबल लाइक जैसे वुड, पेपर, क्लोथ, ट्रैश, प्लास्टिक, दिस टाइप इज फायर एग्जिस्टेड बाय वाटर, इसको पानी के साथ बुझाया जा सकता है। और फ्लेमेबल लिक्विड जैसे ऑयल, गैसोलीन, पेट्रोलियम होता है, ये एक्सटिंग्विश कैसे करेंगे, बाय मेथड कट एन ऑक्सीजन सप्लाई की कट करके इसको बंद कर सकते हैं। दीज फायर इन जो क्लास C के हैं वो कैसे होंगे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, और उनको हम कैसे एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, कटिंग द पावर सप्लाई और यूजिंग नॉन कंडक्टिव एजेंट लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड टू पुट ऑफ द फायर, कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दिया उसके ऊपर तो वो फायर जो है कम हो जाएगी। क्लास D में क्या आ जाएगा, मेटल फायर, पोटाशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और टाइटेनियम जैसे, और उनको क्या होगा, उनके ऊपर हम कैसे एक्सटिंग्विश करेंगे, उसको ड्राई पाउडर डाल के। क्लास K जो है उसमें क्या आ जाएगा, कॉमनली रिलेटेड टू किचन फायर, जैसे कि इसमें हो जाता है कुकिंग ऑयल, ग्रीजर, एनिमल और वेजिटेबल फैट, और इसको एक्सटिंग्विश करने के लिए हम क्या करेंगे, विच इज फाउंड इन किचन एक्सटिंग्विशर, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर्स जो है कैन बी यूज होंगे इस पे। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे वेट केमिकल, फोम, वाटर, हेलन हम पीछे पढ़ चुके उसके रिलेटेड ही है ये भी। डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर, जैसे रिक्वायरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर्स दस इट इज नेसेसरी टू इंस्टॉल and maintain them. There are three important element that can cause fire, जैसे heat, oxygen and fuel. Next is electrical safety, हमने कैसे करनी है, do not touch electrical appliances or wires with wet hand, गीले हाथों से इन चीजों को मत पकड़ो। Monitor the humidity in room where there is electricity, ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए रूम को, ये चीजें ध्यान में रखो। थोड़ी सी स्पेस दो, थोड़ा सा रूम में वेंटिलेशन का होना चाहिए सिस्टम। मेथड ऑफ रेस्क्यू क्या है, इमरजेंसी ड्रैग, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं इमरजेंसी में कैसे रेस्क्यू करेंगे। मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ रिमूविंग एन अनकॉन्शियस और अनरिस्पॉन्सिबल विक्टिम्स को, जैसे वो अनकॉन्शियस हो गया तो वो कैसे पकड़ के ले जा रहे हैं, ऐसे ही हम करेंगे। इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी फर्स्ट कॉज ऑफ एक्शन दैट नीड टू बी फॉलोड इज एस्केप फ्रॉम एग्जिट रूट, जो बाहर जाने का रास्ता है उसको देखो आप वो किधर है। बी केयरफुल टू सराउंडिंग्स व्हेन मेकिंग योर वे आउट ऑफ द ट्राइंग ऑफ सेव समवन,
लुक आउट फॉर द नियरेस्ट एग्जिट, सबसे नियरेस्ट एग्जिट पॉइंट की तरफ जाइए, जैसे डोर और विंडो। वाइल मेकिंग योर वे आउट, शाउट आउट इफ एनी इज लेफ्ट ट्रैप्ड इनसाइड, अगर कोई अंदर है चिल्ला रहा तो अब देखिए वे आउट क्या है इस चीज को हमें सॉल्व करने का। ये चीजें हमने कवर करनी है सारी, क्योंकि अगर हम अपना बिजनेस चलाते हैं तो हमारे साथ कुछ भी हैपनिंग हो सकती है, ये चीजों के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। केमिकल सेफ्टी क्या है इन ब्यूटी एंड इन वेलनेस इंडस्ट्री, वेरियस प्रोडक्ट्स जैसे containing chemicals are used. Frequent contact with these products can lead to some adverse health effect. हमें कई health effects हो सकते हैं, but these products cannot be avoided. हम इसको avoid नहीं कर सकते, इसलिए it become imperative that while using them, जब हम उनको यूज करें, utmost care and precautions are taken. हमें बहुत सारी केयर करनी चाहिए और प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। रिस्क क्या क्या है इन चीज़ों में, जैसे मेंटेनेंस, पीपल एट रिस्क, जैसे मेंटेनेंस स्टाफ, जैसे ये चीजें सामने है ना, केयरफुल ऑफ एक्सपोज्ड केबल जो है उनके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। मेंटेनेंस स्टाफ हु लुक्ड आफ्टर मशीन्स एंड देयर ऑपरेशंस, वर्कर वर्किंग नियर एन इक्विपमेंट एंड दोज वर्किंग विदाउट टेकिंग एन ट्रेनिंग, आपने जो वर्कर रखा है उसको विदाउट ट्रेनिंग नहीं रखना, उसको पहले आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पीपल हु मिसयूज एन इक्विपमेंट एंड ट्राई टू यूज फॉल्टी इक्विपमेंट, जो मिसयूज करते हैं उनको बताइए कि आपको मिसयूज नहीं करना है इन इक्विपमेंट्स का। अच्छा आगे पोस्चर, लिफ्टिंग एंड कैरिंग, आपका किसी भी चीज को पकड़ने का या चलने का, बैठने का, हर चीज का एक पोस्चर होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है इनकरेक्ट लिफ्टिंग पोजीशन, और ये क्या करेक्ट लिफ्टिंग ऑपरेशन पोजीशन, आप देख रहे हैं ना वो बिल्कुल टेढ़ा है और वो सीधा है। हमारे पोस्चर कैसे होना चाहिए, स्टाइलिश नीड टू स्टैंड ऑन आर टू प्रोवाइड सर्विसेज टू क्लाइंट, पोस्चर अफेक्ट टू पर्सनल ओवरऑल हेल्थ, हमें अपनी हेल्थ को देख के पोस्चर करना चाहिए। एंड इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट पोस्चर है वो लीड करता है डिसऑर्डर को, जैसे बोन्स और मसल में प्रॉब्लम हो जाती है, हम टेढ़े सीधे, हमेशा हमें सीधा बैठना चाहिए और तरीके से बैठना चाहिए ताकि हम किसी चीज को अच्छे से कर सके, खड़े होने का ढंग ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट कम हाउ वन लिफ्ट्स एंड कैरीज द स्टोक, सडन एंड हैवी लिफ्टिंग में लीड टू मसल्स पुल, बहुत हैवी लिफ्टिंग है उससे मसल्स पुल हो सकते हैं, लिगामेंट रप्चर्स हो सकते हैं। सो हमें वन नीड्स टू बी केयरफुल, हमें केयरफुल रहना चाहिए और विद वंस पोस्चर व्हाइल वर्किंग एट ऑल द टाइम्स। व्हाई इज हाइजीन इम्पॉर्टेंट, पार्लर की हाइजीन क्या और इम्पोर्टेंस क्यों है, जैसे आप देख रहे हैं पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन क्या है, डर्टी सैलून्स लगता है, मेसी स्टाफ, डेंजरस वर्क एरिया लगता है, अगर हम नहीं उसको हाइजीन रखते उसमें ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी। यूज ऑफ अनसेफ इक्विपमेंट, इलनेस होएगी, इंजरी, क्रॉस इन्फेक्शन, एक्सीडेंट एंड पुअर रेपुटेशन, हमारी रेपुटेशन पे भी फर्क पड़ेगा। पार्लर की हाइजीनिक किन चीज़ों पे डिपेंड है, जैसे वॉश हैंड्स, हाथ को बार बार वॉश करो, वर्क सरफेस जो है उसको क्लीन रखो, चेयर्स एंड कचेस जो है हर समय डस्टिंग करो, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट जो है उसको स्टेरलाइज करो, एवरीथिंग। ह्यूमन बॉडी सिस्टम, नेक्स्ट इज जैसे ह्यूमन बॉडी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, इन सारी चीज़ों का हमारे शरीर से बहुत ही ज़्यादा ताल्लुक है। इन चीज़ों को हमें इनको भी कैसे सही रखना है, ये चीज़ें भी, क्योंकि खाना कैसे है, बैठना कैसे, खड़ा कैसे होना, ये सारी चीज़ें ब्यूटी एंड वेलनेस में ही आ जाती हैं। ये हमारी सारी शरीर के मसल्स हैं, स्केलेटेड बोन्स, बोन्स ऑफ द स्कल, ह्यूमेरस, रेडियस, उल्ना, फेमर, फिबुला, 9th क्लास के पोर्शन में ये सारी चीज़ें हैं। रिब्स, स्पाइन, बोन्स ऑफ पेल्विस एंड टिबिया। आगे आ जाता है नील्स का पोर्शन, नील्स एंड हेल्थ कंडीशंस। अच्छा हमारी नील्स और हेल्थ कंडीशंस कौन कौन सी होनी चाहिए, जैसे पहले नील का स्ट्रक्चर आ जाता है, प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड, क्यूटिकल, लियोना, लेटरल नेल फोल्ड, नेल प्लेट, डिस्टल ग्रोव। उसके बाद जैसे ये फ्री एज है, ये नेल प्लेट है, ये नेल वॉल्स है, लियोनला, क्यूटिकल, हाइपोडेसिस, नेल ग्लोव्स, नेल बेड, मैट्रिक्स, मैंटल, ये सारी चीजें ठीक होंगी तो हमारा नेल सही होगा। हमारे नेल्स में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाती है, जैसे क्रैक्ड आ जाता है, वाइट स्पॉट आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजेस आ जाते हैं, येलो फिंगर नेल्स और डार्क डिसऑलरेशंस। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। अच्छा नेल केयर टूल्स, मटेरियल एंड इक्विपमेंट, नेल्स केयर के लिए जिसको बोलते हैं
मैनीक्योर करना, उसमें हमने हमारे नेल्स के केयर, हैंड के केयर आ जाती है। उसके लिए ये सारे टूल्स आप देख रही हैं यूज होते हैं। अच्छा, टूल्स में क्या क्या जाता है? सबसे पहले टूल्स आर द आर्टिकल्स यूज्ड इन एनी nail care service which are durable or permanent, and handheld tools are also referred to implement. Tools commonly used in given manicure and pedicures are the following. कौन कौन से हैं? कैलियस रिमूवर, ये कैलस जो होती है ना, वाइट वाइट सा होता है हमारे नेल्स पे जम जाता है, उसको रिमूव करता है। इट इज अ टूल डिजाइन टू स्ट्रिप ऑफ कैलस एंड कॉर्न। क्यूटिकल नेल पुशर किस लिए होता है? इस टूल टू पुश बैक एंड लूजन द क्यूटिकल्स, बैक करता है स्किन को और जो क्यूटिकल्स है उसको लूज कर देता है। क्यूटिकल निपर एक इम्प्लीमेंट करता है, यूज टू कट द क्यूटिकल्स को कट कर देता है। क्यूटिकल सीजर इम्प्लीमेंट टू कट स्टबर्न क्यूटिकल्स। फिंगर और मैनिक्योर बॉल इज स्मॉल बॉल यूज्ड फॉर सोकिंग द फिंगर एंड सॉफ्टन द स्किन। फुट फाइल क्या होता है? ये पैरों के लिए, पेडिक्योर का भी उन्होंने बीच में ही बता दिया। इज मेड ऑफ मेटल सैंड पेपर का बना होता है with rough file on one side to remover and callus and fine file on the other to smoothen the feet. Can you identify yours? आप बता सकते हैं इसमें से आपके नेल्स कैसे हैं? मीन्स हमें हमारे नेल्स की केयर करनी चाहिए, अदरवाइज हमारे नेल्स में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये बहुत ही तरह की बीमारियां होती हैं जो नेल्स में पैदा हो जाती हैं। मैनिक्योर का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ऑफ मैनिक्योर, स्टेप 1, start with clean, dry, sanitize hand and nail. Shape the feel edge of your nail to your designed length and shape. Step 2, push back to the cuticles. Cuticles को पीछे कीजिए. Step 3, clean the surroundings nail plate. Nail plates को आसपास surroundings जो है उसको आसपास को clean कीजिए. Gentle puff also will shine from the natural nail with a clean. फाइन फाइल और बफर या फाइन फाइल से अपनी जो सरफेस है उसको शाइन करने के लिए क्लीन कीजिए। स्टेप 5 इज ब्रशिंग, रिमूव द डस्ट एंड वाइप द नेल यूजिंग द क्लीन एंड फ्री वाइप। स्टेप 6, अप्लाई अ थिन लेयर जिसको हम बोलते हैं बेस लाइन, बेस कोट टू द एंटायर नेल और सरफेस पे, और पेंटिंग अक्रॉस द टिप ऑफ द ईच नेल, हर टिप पे उसको अप कर लो। स्टेप 7 है प्लेस द हैंड अंडर यूवी लैम्प। एक यूवी लैम्प आता है जिसमें हम हाथ को 2 मिनट के लिए रखते हैं और नेल फील कैसे करते हैं, लिटिल स्टिकी, दिस इज नॉर्मल। स्टेप 8, अप्लाई योर डिजायर्ड यूवी जेल पॉलिश कलर बाय ब्रशिंग ऑन अ थिन कोट। जो थिन कोट हमने किया उसके ऊपर ब्रशिंग कीजिए कलर से और मेक श्योर टू स्टील इन फ्री एज। स्टेप 9, प्लेस द हैंड अंडर यूवी लैम्प इन 1 मिनट फॉर डार्कर एंड कवर। रिपीट 8 and 9, 8 और 9 में आप इसको रिपीट करो। स्टेप 10 क्या है? वाइप आउट करो अपने स्टिकी सरफेस को यूजिंग अ क्लीन वाइप मॉइस्चराइजर विद जेल क्लींजर अंटिल द स्टिकनेस इज गॉन। स्टिकनेस जो है वो चली जाएगी। स्टेप 11, अप्लाई यूवी टॉप जेल कोट जो है आ गया। अब जेल कोट लगाने का टाइम, जेल कोट लगाइए, उससे क्या हो जाएगा क्यूटिकल। यूजिंग दिस लाइट एप्लीकेशन प्लेस हैंड इन यूवी लाइट ऑफ 2 मिनट के लिए उसको फिर से यूवी लाइट्स में रखिए। वाइप आउट टैकी सरफेस जो है उसको वाइप आउट कर लीजिए और क्लींज अप्लाई क्यूटिकल ऑयल, जो क्यूटिकल ऑयल है उसको अप्लाई कीजिए एंड स्किन सराउंडिंग द नेल्स, नेल्स के आसपास जो बहुत बहुत ही सॉफ्ट स्टिकीज आपके नेल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इज मेहंदी, सिल्वर मेहंदी जो है हमारा पोर्शन मेहंदी का, ये है स्पार्कल मेहंदी। ये आप देख सकते हैं स्पार्कल से मेहंदी लगाई हुई है। मेहंदी के बीच में आप कलरिंग कर सकते हो स्पार्कल की, जस्ट लाइक दैट, जैसे इन्होंने किया हुआ है। एंड नेक्स्ट इज मेहंदी को कैसे हम बनाते हैं, कोन वगैरह कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हिना लेनी है, उसको आपने छान लेना है। गर्म पानी लेना, गर्म नहीं आप बोल सकते, वार्म वाटर बोल सकते हो। उसमें डिप कर देनी है, पानी डाल देना है, उसको अच्छी तरह से घोलना है। ठीक है, घोल के आपने 12 आवर के लिए रख देना है। फिर उसका कोन बनाना है, जस्ट लाइक दैट, जैसे कोन बनाए ना आप। कोन को एक आते हैं आगे, ये जो देख रहे हैं ना टूल्स आते हैं, आप ये वाली भी ले सकते हैं कोन, सिंपल उसमें डाल के कर सकते हैं। जब प्लास्टिक का कोन भी ले बना सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का एक पेपर लेके उसको फोल्ड करके उसमें आप हिना डाल के पीछे से बंद कर दीजिए और वो भी आपकी कोन बन जाएगी। वैसे आजकल बनी बनाई भी मिल सकती है, आप ऐसे भी कर सकते हो। और उसके बाद आप लगाइए मेहंदी। ये क्या है? इंस्टेंट मेहंदी डिजाइन, ये हो जाती है जिसको बोलते हैं हम ठप्पे वाली मेहंदी। और इससे भी डिजाइनिंग, हर तरह की इसमें डिजाइनिंग होती है। ये रेड कलर की लगती है,
ये इंस्टेंट मेहंदी बोल सकते हैं आप इसको। एंड नेक्स्ट आवर पोर्शन इज डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर स्टाइल्स, जैसे ब्रेड आ जाती है, ब्रेड हेयर स्टाइल्स है, फिश टेल, लेस, ट्विस्ट, लेडर, फेदर, वाटरफॉल, थ्री स्ट्रेट्स, फ्रेंच एंड डच, एवरी जितने भी आपके हेयर स्टाइल्स हैं इसमें इंक्लूड हैं। ओके, आज हमने सारा पोर्शन क्लियर कर दिया। 9th क्लास के पोर्शन में जितना भी ब्यूटी एंड वेलनेस के थेरेपी के में पोर्शन आता है हमने सारा क्लियर कर लिया है। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।